नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारतीय इकोनॉमी का नया धमाका। आईएमएफ की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की आंखें बाहर निकाल दी। सिंहासन खाली करने को तैयार हुआ जापान, अब वहां बैठेगा भारत, डोलने लगी चीन की कुर्सी। चीन का खेल खत्म करने को तैयार हुआ भारत, वीटो पावर पाने के लिए 75% रास्ता हुआ साफ। भारत ने मचाया जोरदार धमाक, तोड़ दिया यूनाइटेड नेशन का पहला दरवाजा। दोस्तों, पहले के कई सारे रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान को पीछे करने वाला था, लेकिन अब आईएमएफ ने सभी को चौंकाते हुए बताया है कि 2025 के बीच में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। मतलब कि भारत 5 साल पहले ही छलांग मारकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यह एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर यूनाइटेड नेशन भी हिल जाएगा और चीन को नींद की गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ की इस खबर के बाद भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। सब कुछ समझाएंगे बेहद विस्तार से। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। 1995 तक हरे रंग का जापान बेहद तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन तभी पूरी दुनिया की नजर चीन के अंदर सस्ते मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ी और वह बूम कर गया। भारत के अलावा किसी दूसरे देश में दम नहीं जो चीन के जैसा बेहद कम समय में साइलेंसर फाड़ करके ऐसा ग्रोथ दर्ज कर सके। कई सालों तक चीन ने तहलका मचाकर रख दिया था और बाकी पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह गई थी। तकरीबन 3 दशकों तक चीन हर साल 10% के एवरेज से ग्रो कर रहा था। इस बीच लाल रंग का भारत सोया हुआ था, लेकिन अब भारत की कुंडलिनी जाग गई है और अब भारत ऐसा तहलका मचाने जा रहा है कि चीन का ब्लू ग्राफ 1995 वाले जापान जैसा सो जाएगा। इस वक्त चीन जहां है वहीं रुक जाएगा और भारत स्पेक्टाकुलर ग्रोथ दर्ज करने जा रहा है। एक तरफ भारत तबाही मचाकर रख दिया है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बाइडेन महाराज को भारत के अंदर इकोनॉमिक संकट नजर आ रहा है। आप खुद ही स्क्रीन पर देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। पता नहीं प्रेसिडेंट बाइडेन किस दुनिया में रहते हैं, कम से कम उन्हें आईएमएफ से तो बात कर लेनी चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि आईएमएफ वही प्राणी है जो पाकिस्तान को रोटी दे रहा है और भारत की तरक्की से दुनिया को अवगत करा रहा है। अब जरा आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि साल 2080 तक भारत अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत इतना लंबा इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि 2028 में ही कुछ ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसकी उम्मीद चीन ने कभी नहीं की होगी। 2028 तक भारत चीन को रिप्लेस करते हुए दुनिया का नंबर 1 ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर बन जाएगा। मतलब चीन का सिंहासन डोलने लगा है और यूएनएससी में भी भारत का डीजे और डंका बजने वाला है। 2028 में जब भारत चीन को टेक ओवर करेगा, तब चीन भारत के लद्दाख रीजन पर हमला भी कर सकता है। इससे जुड़े कई सारे रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुके हैं। इससे जुड़े हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। देखने के लिए आप एक बार जी चिल्स चैनल जरूर विजिट कीजिए। अगर भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिलता है तो सबसे पहले तिब्बत को आजाद कराया जाएगा, जिसके बाद चीन भारत का पड़ोसी नहीं रह पाएगा। वैसे आपके अनुसार वीटो मिलने के बाद सबसे पहले भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ग्राफ में नीचे मौजूद पीले रंग के भारत का कुंडलिनी जाग रहा है और चीन का घुटना जवाब दे रहा है। जिस तरह 1995 के बाद जापान का डाउनफॉल हुआ, कुछ वैसा ही हाल चीन का भी होगा। ये सारी बातें हम हवा हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसके पीछे डोमेस्टिक कंजप्शन का बड़ा खेल है। जिस प्रकार जापानी लोग कंजूस हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार चीन के लोग भी पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे। आप इस ग्राफ में चीन के अंदर कंजप्शन का बुरा हाल देख सकते हैं। लोग बाजार से माल खरीदने के लिए बटुआ खाली नहीं कर रहे। अगर चीन में माल बिकेगा नहीं तो फिर कंपनियां बाहर बेचने की कोशिश करेगी, लेकिन बाहर में भी चीनी प्रोडक्ट्स को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक्सपोर्ट के मामले में मेक्सिको जैसे देश ने चीन को अमेरिका में रिप्लेस कर दिया। भारत समेत और भी कई देशों ने चीन के कई सारे प्रोडक्ट पर बैन ठोका हुआ है।
देखिए, अमेरिका का यह टेंडेंसी रहा है कि वह हमेशा से एक बड़े पावर को हराने के लिए उसके पड़ोस में मौजूद छोटे पावर को ताकतवर बनाता है और उसका इस्तेमाल करता है। जब सोवियत यूनियन ताकतवर हुआ करता था, तब अमेरिका ने सोवियत के पड़ोसी गरीब चीन को मजबूत बनाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुआ। लेकिन अब चीन इतना मजबूत बन गया है कि वह खुद सोवियत बन गया है और अमेरिका के साथ नया कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को मजबूत बना रहा है। यह एक हिस्टोरिकल पैटर्न है जिसे अमेरिका यानी पहले के अंग्रेज भी फॉलो करते थे। इस वक्त अमेरिका का पूरा फोकस भारत पर है और एशिया में भारत ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए, भारत के नेतृत्व में 2024 का 60% जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एशिया द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, क्योंकि 6.8% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत एशिया का फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ के पीछे सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड है, जिसे धमाकेदार इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय युवा बिल्कुल जवान है, जबकि चीन और जापान बुढ़े हो रहे हैं। भारत में पैसे खर्च करने वालों की संख्या 100 मिलियन से भी ज्यादा है। इसी कारण पूरे एशिया में भारत ही वह देश है जो जवानी और रफ्तार का जोश भरेगा। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसे ग्लोबल डिप्लोमेसी ने खुलकर स्वीकार किया है और इंडियन ओशन में भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। जबकि वहीं चीन की बात की जाए तो वह दुनिया भर में कर्ज जाल फैलाकर पूरी तरह फंस गया है। रूस, वेनेजुएला और पाकिस्तान जैसे देशों में चीन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं। इन सभी देशों में पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इस तरह का ग्राफ देखकर हर एक भारतीय को गुस्सा आता है। लगभग 3 दशक तक हम कुंभकर्ण की तरह सोए रह गए, लेकिन अब भारत का कुंडलिनी जाग गया है और इसे सोने नहीं देना है। इसी कुंडलिनी जागृति के माध्यम से हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट भी लेना है। परमानेंट सीट पाने के लिए G4 देशों में भी भारत की दावेदारी जापान और जर्मनी से काफी आगे हो जाएगी। 2025 में जापान पीछे हो जाएगा और 2030 तक जर्मनी भी पीछे हो सकता है। जापान और जर्मनी कछुआ बने हुए हैं और इनकी इकोनॉमी 1% से भी कम ग्रो कर रही है। आप कहोगे कि जीडीपी के मामले में जर्मनी तो भारत से काफी आगे हैं। बिल्कुल, जर्मनी आगे है और अगर यूक्रेन युद्ध ना हुआ होता तो वह अच्छा करता। जापान की तरह जर्मनी भी बुढ़ा हो गया है, वह भी वर्कफोर्स की कमी महसूस कर रहा है। यहां महंगाई भी बढ़ गई है और सप्लाई चेन का भी इशू है। कुछ इन्हीं कारणों से उसकी इकोनॉमिक रफ्तार भारत के मुकाबले बेहद कम है। वहीं नाटो में शामिल होने के कारण रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। एक तरफ जर्मनी चुपचाप रूस के साथ शांति से बम्पर व्यापार कर रहा था और उसे रूस से बेहद सस्ते में और आराम से नेचुरल गैस मिल रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग के कारण उसके अरमानों पर पानी फिर गया। अमेरिका का साथ देने की वजह से जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। हमारा देश भारत खुशनसीब है कि हम नाटो जैसे किसी गुट में शामिल नहीं हैं, वरना बेवजह हम भी दूसरे के युद्ध में पिस जाते। वैसे भी जर्मनी कोविड के कारण पहले से ही सप्लाई चेन में दिक्कतों का सामना कर रहा था। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्हें यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध के कारण इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। उसमें जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी शामिल है। यूरोप और नाटो के कई देशों को रूस से बेहद सस्ते रेट पर तेल और नेचुरल गैस मिला करता था, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी अच्छी थी। लेकिन अब उन्हें बेहद महंगे रेट पर ईंधन खरीदना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इस कारण नाटो में भी दरार पैदा हो सकती है। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।